Hello students, I'm your educator Neha. Welcome to our channel RT Life Sciences. बच्चों अभी तक ना हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे थे जहाँ पे हमने रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स तक कंप्लीट कर लिया था। बट कुछ बच्चों की डिमांड पर हम एक नई सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगी। जो नई सीरीज है वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। बहुत से बच्चों की ये डिमांड थी कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी को शुरू किया जाए क्योंकि उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स उनको हो रही थी, उसके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रही थी। इसलिए तो हम आज से जो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली सीरीज को हम यहाँ पे रोक देंगे, हम दोनों ही साथ में लेके चलेंगे। तो लेकिन ये होगा कि मंडे टू वेडनेसडे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे और फ्रॉम थर्सडे टू सैटरडे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे। इस तरह से हमारी 2 यूनिट्स एक साथ कंप्लीट होती जाएंगी। ओके, तो चले शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज जो हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सबसे पहले हमें, जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनको हमें स्टार्टिंग में जान लेना, कुछ बेसिक कंसेप्ट है उन्हें जिन्हें हमें स्टार्टिंग में जान लेना बहुत जरूरी है। उन्हीं सब में सबसे पहले हम जान लें कि व्हाट इज स्टेम सेल्स। ओके, स्टेम सेल्स क्या होती हैं? ये हमारी बॉडी की जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। स्टेम सेल्स क्या होती हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं जिनका कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है। डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक फंक्शन। डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक फंक्शन, और इनका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी नहीं होता है। तो ये जो स्टेम सेल्स होती हैं ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, मतलब वो डिफरेंशिएट नहीं होती किसी भी सेल में। ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं जिनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता, ना ही इनकी कोई जॉब होती है, ना ही ये इनका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। बट दे हैव पोटेंशियल टू बिकम एनी सेल ऑफ द बॉडी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेम सेल्स होती हैं इनका कोई भी, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन या कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। बस क्या होता है कि ये बॉडी की कोई भी सेल बन सकती है, मतलब ये आगे डिवाइड होकर किसी भी सेल टाइप बन सकती है। ठीक है, कोई भी सल्फेट हो सकता है। सल्फेट और जो ये सारे प्रोसेस है ये हम अभी पढ़ेंगे, तो अभी तक आप ये समझ लें। ठीक है, स्टेम सेल्स की एक स्पेशलिटी होती है कि जो स्टेम सेल होती हैं ये एक तो जब ये डिवाइड होती हैं, दिस इज स्टेम सेल। ठीक है, ये स्टेम सेल है, और जब ये डिवाइड होती है तो डिवाइड हो गई है, कोई सी भी सेल बना ले, कि हम कुछ स्पेसिफाइज नहीं कर रहे हैं। ये हो सकता है मसल सेल बना ले, नर्व सेल बना ले, ब्लड सेल बना ले, कोई सी भी सेल बना लेगी। और क्या होगा, 2 सेल बनती हैं। ठीक, एक तो ये डिवाइड हो जाती है और एक ये रिन्यू होती है, मतलब ये खुद को ही रेप्लिकेट करके ये रिन्यू स्टेम सेल है। और ये डिवाइड हो गए कोई भी सेल, एनी सेल टाइप। ठीक है, ये एनी सेल टाइप। ठीक, तो ये जो है स्टेम सेल की एक स्पेशलिटी होती है कि जब ये डिवाइड होती है, एक तो ये खुद को रिन्यू करती है। ठीक है, ये खुद को रिन्यू करती है, मतलब खुद की, ये कभी भी हमारी बॉडी में जो स्टेम सेल्स है ये अपनी कमी नहीं होने देती है हमारी बॉडी में। देखिए मैं कैसे समझाती हूँ। देखिए, अगर ये स्टेम सेल के अंदर पोटेंशियल होती है कि बॉडी के किसी भी सेल में ये किसी भी सेल, कोई भी सेल ये बन सकती है। ठीक है, ये खुद तो कोई इनका वैसे तो अनडिफरेंशिएटेड होती है, बट कुछ प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि डिवाइड होकर किसी भी सेल टाइप में ये कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन अब चूंकि ये कन्वर्ट हो गई तो स्टेम सेल का जो सेल पूल होता है उसे मेंटेन भी करती रहती है, और डिवाइड होके वो दूसरी सेल्स को भी क्या करती है, जनरेट करती है, मतलब दूसरी सेल्स में भी ये कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये स्टेम सेल्स की एक स्पेशलिटी होती है। और आज रिसेंट जो रिसर्चेस चल रही है और जो मेडिकल थेरेपीज और टेक्निक्स आ रही हैं उनमें जो स्टेम सेल थेरेपी है ये काफी यूज की जा रही है। स्टेम सेल थेरेपी से क्या हो रहा है कि स्टेम सेल्स चूंकि इनके अंदर पोटेंशियल होता है कि किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं, इसलिए इनका यूज किया जा रहा है डिफरेंट टिश्यूज को री मैन्युफैक्चर करने में। ठीक है, जैसे कि
जैसे कि हम स्टेम सेल का यूज करते हैं ल्यूकेमिया। आज रिसेंट जो साइंटिस्ट हैं वो इस पर वर्क कर रहे हैं और उन्होंने ये पाया है कि हम स्टेम सेल का यूज करके ल्यूकेमिया जैसी डिजीज, जो ब्लड कैंसर होता है ल्यूकेमिया, उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेम सेल थेरेपी, ऐसी स्टेम सेल थेरेपी बहुत सी चीजों में होता है। स्टेम सेल, तो अगर ये स्टेम सेल है तो स्टेम सेल डिवाइड होकर लिवर सेल भी बना सकती है, न्यूरल सेल भी बना सकती है। ठीक है, तो इस तरह से स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू हम डिफरेंट टाइप की मेडिसिनल थेरेपीज, टेक्निक्स और बहुत सारी डिजीज को क्योर कर सकते हैं। ठीक है, स्किन की सेल्स को भी स्टेम सेल्स के थ्रू बनाया जा सकता है। तो ये रिसेंट में काफी मेडिकल फील्ड में या रिसर्च फील्ड में कह ले तो स्टेम सेल पे बहुत रिसर्चेस चल रही हैं और ये काफी यूजफुल सेल्स होती हैं और इसलिए अब इन स्टेम सेल्स को क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टेम सेल्स आप समझिए कि स्टेम सेल्स जो होती है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है। इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन तो नहीं होता है, ना इनका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, बट इनमें पोटेंशियल होता है। ये किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती है, किसी भी सेल को में ये किसी भी सेल में ये खुद को किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, और इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टेम सेल का ये भी होता है कि जब ये डिवाइड होती है तो एक तो ये कोई भी सेल टाइप बना सकती है और दूसरा ये खुद को रिन्यू भी करती है। ठीक है, खुद को रिन्यू भी करती है। स्टेम सेल मैंने आपको स्टार्टिंग में ये इसलिए मैंने अभी ये समझाया क्योंकि अभी जब हम आगे दूसरे टर्म्स डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो उसमें स्टेम सेल्स जो है टर्म बार बार आएगा, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए मैंने आपको ये स्टेम सेल्स बताएंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। होप सो आपको ये स्टेम सेल्स जो हैं ये समझ में आ गई होंगी। दूसरा अब हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, पोटेंसी। पोटेंसी के जो जैसे हम बोल रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं इस पोटेंसी को, तो पोटेंसी से हम क्या समझे? पोटेंसी एक तरीके का पोटेंशियल होता है। ठीक है, पोटेंशियल तो सेल्स की एबिलिटी, सेल्स एबिलिटी या कैपेबिलिटी ऑफ सेल, हम कह सकते हैं सेल टू डिफरेंशिएट इनटू एनी अदर सेल। ओके, तो पोटेंसी का क्या मतलब होता है कि किसी सेल की कैपेबिलिटी कि वो डिफरेंशिएट होकर दूसरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। सेल्स की कैपेबिलिटी, सेल्स की कैपेबिलिटी जो कि उसकी ये एबिलिटी कि वो डिफरेंशिएट होकर किसी और दूसरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। एग्जाम्पल में हम इसमें लेते हैं स्टेम सेल। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि स्टेम सेल में क्या होता है, उसकी पोटेंसी होती है। स्टेम सेल की पोटेंसी होती है कि वो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती है, वो कोई भी सेल बन सकती है। स्टेम सेल कोई भी सेल बन सकती है। ठीक है, कोई भी क्योंकि ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है और ये जो है कन्वर्ट होके किसी भी सेल में डिफरेंशिएट हो सकती है। जैसे कि मान लें कि जैसे बच्चे होते हैं, एक बच्चा जब पैदा हुआ, ठीक है, जब एक बच्चे की बर्थ हुई तो वो उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो बड़ा होके कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो हम समझ लें उस बच्चे को जो है, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको हम स्टेम सेल मान लें और हम उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो कुछ भी बन सकता है। ठीक है, आगे चल के वो कोई बिजनेसमैन भी बन सकता है ना, वो कोई पॉलिटिशियन भी बन सकता है, वो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन सकता है। तो ये होता है पोटेंसी का मतलब। पोटेंसी एक एबिलिटी या कैपेबिलिटी होती है सेल की कि वो डिफरेंशिएट होकर किसी भी सेल में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि स्टेम सेल। ठीक है, स्टेम सेल। ठीक है, तो पोटेंसी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब पोटेंसी से रिलेटेड कुछ टाइप्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट है टोटीपोटेंट सेल। ये जो टोटीपोटेंट सेल है ये दो टर्म से मिलकर बनी है। फर्स्ट ये टोटी का मतलब होता है टोटल और पोटेंट का मतलब होता है पोटेंशियल। ठीक है, तो मतलब जो ये टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं इनमें पोटेंशियल होता है कि किसी भी सेल में डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, जब देखें जैसे कि हम जब मेल स्पर्म होता है, वो जब एग से मेल स्पर्म होता है और जब मदर का एग होता है, जब ये फर्टिलाइज करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? जब ये फर्टिलाइज करते हैं तो ये जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, ये जाइगोट बनाते हैं। जब जाइगोट जो होता है
ये आगे चल के जब डिवाइड, अब जाइगोट में क्या होगा, डिवीजन क्लीवेज होगा, ठीक है। जाइगोट में अभी क्या होता है, क्लीवेज होने लगता है, ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारी सेल्स बनने लगती हैं। तो एक स्टेज आती है जहां पे जाइगोट में 8 सेल स्टेज होती है। पहले क्लीवेज हो गए, 4 सेल स्टेज आ गई, ठीक है। 4 सेल के बाद 8 सेल स्टेज आ गई। जैसे कैसे, मैं फिर से बताती हूँ, ठीक है। ये जाइगोट कैसे बना, जब स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो एग के न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज हुआ तो एक जाइगोट बन गया, ठीक। ये जाइगोट है। फिर जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज होगा, ये डिवाइड हो जाएगा 2 सेल में। फिर क्लीवेज होगा तो फिर ये डिवाइड हो जाएगा 4 सेल में, ठीक है। फिर क्लीवेज होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 8 सेल में। दिस इज 8 सेल स्टेज। इस 8 सेल स्टेज को हम मोरुला कहते हैं, ठीक, मोरुला कहते हैं। तो ये 8 सेल स्टेज है, इस स्टेज तक जो सेल्स होती हैं 8 सेल स्टेज में यानी मोरुला में जितनी भी सेल होती हैं, इनमें कैपेबिलिटी होती है कि ये किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है। इन 8 सेल्स में कैपेबिलिटी होती है कि कोई भी सेल बन सकती है, आगे चल के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बना सकती हैं, ठीक है, एम्ब्रियो बना सकती हैं, ये कुछ भी बना सकती हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ये टोटीपोटेंट सेल होते हैं, ठीक। तो टोटीपोटेंट सेल क्या होंगे, जिनमें टोटल पोटेंशियल होता है जिन सेल्स में कि वो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये भी एक टाइप का स्टेम सेल ही है, ठीक है। टोटीपोटेंट सेल भी एक टाइप के स्टेम सेल ही है, और इनमें क्या है कि पूरा पोटेंशियल है कि किसी भी जो है किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो मोरुला की स्टेज जो 8 सेल स्टेज होती है, ये वो स्टेज होती है जहां की जो सेल्स होती हैं किसी भी सेल में आगे चल के बन सकती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर भी बना सकती है, एम्ब्रियो भी बना सकती हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टोटीपोटेंट सेल। तो हम इसे कह सकते हैं कि सेल्स विच डिफरेंशिएट इनटू एनी सेल टाइप, ओके। तो ये टोटीपोटेंट सेल्स थी जो किसी भी सेल, ये 8 सेल स्टेज तक, जो मोरुला स्टेज तक जितनी भी सेल होती है ये टोटीपोटेंट सेल होती है। इनमें पोटेंशियल होता है, इनमें पोटेंसी होती है कि किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेम सेल, ठीक है। अगर हम जब हम जाइगोट में क्लीवेज की फॉर्म में देखें तो मोरुला वाली स्टेज में कोई भी सेल बना सकती है, ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं, टोटीपोटेंट तो समझ में आ गया जिसमें कि पूरी टोटल पोटेंशियल हुई। अब सेकंड टर्म है प्लूरिपोटेंट सेल। प्लूरिपोटेंट सेल क्या होती है, प्लूरिपोटेंट सेल होती है जिनमें क्या होता है कि डिफरेंशिएशन थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। जैसे कि अब टोटीपोटेंट में क्या था कि वो कोई भी सेल किसी भी सेल में कन्वर्ट हो जाती थी, बट यहाँ पे क्या होता है कि वो थोड़ी सी स्पेसिफाइड हो गई, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मोरुला वाली स्टेज थी यानी कि 8 सेल स्टेज थी, ठीक, ये 8 सेल स्टेज थी यानी मोरुला। इस स्टेज में क्या हो रहा था कि ये जो सारी 8 सेल्स थी ये आगे चल के किसी भी सेल टाइप में कन्वर्ट हो सकती थी। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर भी बना सकती थी, ये प्लेसेंटा भी बना सकती थी, ये एम्ब्रियो भी बना सकती थी। लेकिन जैसे ही अब इस स्टेज से आगे इनमें क्लीवेज होता है तो एक स्टेज आती है ब्लास्टुला की, उसमें क्या होता है कि सेल डिवाइड हो जाती हैं। कुछ जो होती है आउटर लेयर पर जो होती हैं वो सेल क्या होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जो ब्लास्टुला की आउटर लेयर पर जो सेल्स होती है उनको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और अंदर जो अंदर साइड वाली सेल्स होती हैं, ये अंदर वाली सेल्स हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। जो अंदर वाली सेल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनर सेल मास। तो जो इनर सेल मास होता है ये एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। एम्ब्रियो बनाएगा, मतलब एम्ब्रियो इन द सेंस कि एम्ब्रियो में जितने भी ऑर्गन सिस्टम, जितने भी टिश्यूज होते हैं, एम्ब्रियो के सारे टिश्यूज जो है वो इनर सेल मास बनाएंगे। और ट्रोफोब्लास्ट जो होती है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर और प्लेसेंटा वगैरह बनाती है, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनाती है, एम्ब्रियोनिक लेयर में प्लेसेंटा वगैरह सब इसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब मोरुला वाली स्टेज में तो ये सेल कुछ भी बना सकती थी, ये ट्रोफोब्लास्ट भी बना सकती थी, मोरुला वाली स्टेज में जो सेल्स थी ये ट्रोफोब्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकती थी, ये इनर सेल मास आईसीएम में भी कन्वर्ट हो सकती थी। तो ये टोटीपोटेंट सेल थी। जब हम आगे बढ़ते हैं और डिवीजन आगे बढ़ता है, मतलब जो ये सेल डिवीजन चल रहा था है, सेल डेवलपमेंट चल रहा था, जब ये आगे बढ़ते हैं तो एक ये स्टेज होती है, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं। ये स्टेज क्या होती है, ब्लास्टुला होती है। ब्लास्टुला में क्या होता है कि जो सेल्स होती है वो दो
दो सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। जो आउटर लेयर पर जो सेल्स होती है वो ट्रोफोब्लास्ट होती हैं, और जो अंदर की सेल्स होती है उनको हम इनर मास सेल्स कहते हैं। अब इनर मास सेल्स जो होती है ये एम्ब्रियो बनाती हैं, और जो ट्रोफोब्लास्ट होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर जिसमें प्लेसेंटा वगैरह आता है, ये वो बनाती हैं। तो जो हम कहें प्लूरीपोटेंट सेल, तो ये थोड़ी सी अब यहाँ से थोड़ा ये रिस्ट्रिक्टेड हो गई, ठीक है, यानी कि जो इनर मास सेल होते हैं यही होती है प्लूरीपोटेंट सेल, ठीक है। तो ये क्या होती है, प्लूरीपोटेंट सेल। तो इनर मास सेल प्लूरीपोटेंट सेल हो गई, और मतलब कि ये एम्ब्रियो बनाएंगे। एम्ब्रियो में एम्ब्रियो का कोई भी टिश्यू बना सकती है। एम्ब्रियो का टिश्यू मतलब उसका लिवर टिश्यू बना सकती है, उसका न्यूरल टिश्यू बना सकती है, उसका मसल टिश्यू, ब्लड टिश्यू, ये कुछ भी बना सकती है, बट एम्ब्रियो के अंदर ये, लेकिन ये प्लूरीपोटेंट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं बना सकती। मतलब ये जो ट्रोफोब्लास्ट वाला जो सीन है, ये प्लूरीपोटेंट नहीं बना सकती है। इनर मास में से जो एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो का पूरा स्ट्रक्चर ये बना लेंगी, ठीक है, एम्ब्रियो का पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगी और सारे ऑर्गन सिस्टम बना लेंगी, सब कुछ बना लेंगी, लेकिन ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं बना सकती। इसलिए क्या हो गया कि टोटीपोटेंट से यहाँ से थोड़ा सा जो इनका फंक्शन है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो गया, स्पेसिफाइड हो गया, ठीक है। तो ये प्लूरीपोटेंट सेल है, ठीक। अब आपको समझ में आ गया, टोटीपोटेंट जिसमें टोटल पोटेंशियल होता है, प्लूरीपोटेंट जिसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, थोड़ा स्पेसिफाइड हो जाता है फंक्शन। तो इनर सेल मास वाली जो सेल होती है जो एम्ब्रियो बनाती है वो प्लूरीपोटेंट सेल होती है। होप सो आपको प्लूरीपोटेंट समझ में आ गया होगा। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, ठीक है, जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, इनका जो जो सेल्स होती है, जो सेल की पोटेंसी होती है वो और स्पेसिफाइड होती जाती है, ठीक है। अब प्लूरीपोटेंट के बाद आती है मल्टीपोटेंट। तो इनकी हम आपको पहले डेफिनेशन बता दें। तो मल्टीपोटेंट को हम अगर डिफाइन करें तो कैसे करें, these are the cell which are मतलब multipotent cell can differentiate into multiple cell lineage। मतलब ये कोई सी भी सेल मल्टीपल टाइप की सेल टिश्यूज मल्टीपल टाइप के टिश्यूज बना सकती है। सेल लिनिएज मतलब कोई सी भी सेल टाइप बना सकती हैं, मल्टीपल सेल टाइप बना सकती है, कोई सी भी नहीं, मल्टीपल सेल टाइप बना सकती हैं, सेल लिनिएज में जा सकती है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्ट होती है, रिस्ट्रिक्टेड फैमिली में होती है, मतलब जो क्लोजली रिलेटेड सेल्स होती हैं। इसको ऐसे नहीं, ऐसे समझें। इसके एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक है, हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल्स। एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रखी है कि जब टोटीपोटेंट पढ़ेंगे तो भी वो स्टेम सेल है, मल्टीपोटेंट पढ़ेंगे तो भी स्टेम सेल है, ठीक है, और प्लूरीपोटेंट पढ़ रहे थे तो भी वो स्टेम सेल ही थी, ठीक है, ठीक है। तो ये जो मल्टीपोटेंट में हम एग्जाम्पल ले लें, हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल। हिमैटोवर्ल्ड जो होता है ये किसके लिए होता है, ये ब्लड के लिए होता है, ठीक है, ब्लड टिश्यूज के लिए होता है। तो जो हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल्स होती हैं ये ब्लड सेल्स को क्या करती हैं, ये ब्लड सेल्स में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। एक हिमैटोपोएटिक ये स्टेम सेल है, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, HSC, ठीक है, हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल है। अब ये डिवाइड होकर कोई भी सेल बना देगी, ठीक है, ये डिवाइड होकर RBC बना सकती है, WBC बना सकती है, WBC में भी ये क्या बना सकती है, ये B सेल्स बना सकती है, B सेल्स, ठीक है, ये T सेल्स बना सकती है। इसके अलावा ये मैक्रोफेज सेल्स है ना, न्यूट्रोफिल सेल्स है, ईओसिनोफिल सेल्स है, ये सारी सेल्स जो होती है ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो HSC होती है ये कोई भी सेल में डिवाइड हो सकती है और ये खुद को रिन्यू भी करती है, ठीक है, खुद को रिन्यू भी करती है, जो कि स्टेम सेल की स्पेशलिटी होती है कि खुद को रिन्यू करती है, और क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाती है किसी भी सेल में। तो जो हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल्स है ये है तो स्टेम सेल की तरह की आगे जो है डिफरेंशिएट हो रही है, लेकिन ये स्पेसिफाइड डिफरेंट, मतलब ये बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। HSC जो होती है ये बोन मैरो में प्रेजेंट होती है और ये सिर्फ ब्लड सेल्स बनाएंगी। ब्लड सेल्स में कोई भी ब्लड सेल्स बना सकती है, लेकिन बनाएंगी ये सिर्फ ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये एक टाइप की मल्टीपोटेंट है, ठीक है, ये मल्टीपोटेंट सेल्स है जो टिश्यू स्पेसिफिक होती है। टिश्यू स्पेसिफिक मतलब कि जिस पर्टिकुलर टिश्यू में होंगी ये उसी टाइप की ही सेल्स बनाएंगी, ठीक है, ठीक है। तो टिश्यू स्पेसिफिक सेल है। एक और एग्जांपल लेते हैं न्यूरल स्टेम सेल्स, ठीक है।
ठीक है, न्यूरल स्टेम सेल यानी ये न्यूरॉन्स है ना, नर्वस सिस्टम की जितनी भी सेल्स होती हैं वो ये बनाएंगे। तो क्योंकि नर्वस सिस्टम वाले टिश्यू स्पेसिफिक है, तो नर्वस सिस्टम अगर इधर नर्वस सिस्टम की तरफ ये है तो ये नर्वस सिस्टम वाली सेल्स बनाएंगी। ठीक है, हिमेटोपोइटिक है तो ब्लड सेल्स बनाएंगी, तो ये टिश्यू स्पेसिफिक सेल्स बनाती हैं। तो आज हमने जो पढ़ा था टोटीपोटेंट, पहले हमने स्टेम सेल्स को जाना था, फिर पोटेंसी को देखा था। हम एक बार सबको रिवाइज कर ले तो आपको इजी रहेगा। तो सबसे पहले हमने स्टेम सेल्स देखी थी। हमने कहा था जो स्टेम सेल्स होती हैं वो किसी भी सेल्स में डिवाइड हो सकती हैं। ठीक है, ये जो स्टेम सेल है, ये स्टेम सेल है, ये किसी भी सेल में डिवाइड हो सकती है, मतलब ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है। जो स्टेम सेल होती है अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है और ये किसी भी सेल में डिवाइड हो सकती है, और ये किसी भी सेल में एनी सेल टाइप में ये डिवाइड हो सकती है, मतलब डिवाइड इन द सेंस कि ये किसी भी सेल में डिफरेंशिएट हो सकती है। ठीक है, एनी सेल टाइप। तो स्टेम सेल जो होती है वो किसी भी सेल में डिफरेंशिएट हो सकती है और इसके साथ में वो खुद को रिन्यू भी करती है। ठीक है, वो खुद को रिन्यू भी करती है ताकि स्टेम सेल का जो अमाउंट है, ठीक है, जो नंबर है हमारी बॉडी में वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो स्टेम सेल्स जो होती है वो एनी सेल टाइप में कन्वर्ट हो सकती है और खुद को रिन्यू भी करती हैं। हमने स्टेम सेल पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था पोटेंसी। ठीक, पोटेंसी मैंने क्या कहा था, किसी सेल का वो पोटेंशियल या एबिलिटी की वो डिफरेंशिएट हो जाए किसी भी सेल में, किसी भी सेल टाइप में वो डिफरेंशिएट हो जाए, मतलब एक सेल की कैपेबिलिटी की वो डिफरेंशिएट हो सकती है किसी भी सेल में, किसी भी सेल में, तो उसको हम क्या कह रहे थे, पोटेंसी कह रहे थे। दूसरा हमने पोटेंसी में ही पढ़ा था टोटीपोटेंट सेल। ठीक है, टोटीपोटेंट सेल में क्या आ रहा था, मैंने कहा था कि टोटीपोटेंट सेल वो सेल्स होती है जो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती है, मतलब ये टोटीपोटेंट सेल वो स्टेम सेल हैं जो किसी भी सेल में, किसी भी सेल टाइप में ये कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है, फिर मैंने इसी में आपको प्लूरीपोटेंट पढ़ाया था। प्लूरीपोटेंट वो सेल्स होती है जो थोड़ी सी टोटीपोटेंट के कंपेयर में थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया था ट्रोब्लास्ट स्टेज आती है, उसमें ट्रोफोब्लास्ट होता है, इनर मास सेल होता है। अब इनर मास सेल जो होता है वो प्लूरीपोटेंट सेल्स होती हैं, यानी कि वो सिर्फ एम्ब्रियो बनाएंगी, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर प्लेसेंटा वगैरह नहीं बनाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं मल्टीपोटेंट सेल। पोटेंट सेल, ठीक है, मल्टीपोटेंट सेल मतलब होता है कि ये किसी भी सेल लीनिएज में डिफरेंशिएट, मतलब मल्टीपल सेल लीनिएज में डिफरेंशिएट हो सकती है, पर ये रिस्ट्रिक्टेड होती है क्लोजली रिलेटेड सेल्स को। मतलब कि जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था हिमेटोपोइटिक सेल्स में, जिसमें कि वो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो थी, यानी HSC जो थी, वो यानी जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स थी वो डिफरेंशिएट हो रही थी किसी भी ब्लड सेल में। ठीक है, किसी भी ब्लड सेल में ये, मतलब ये जो है हिमेटोपोइटिक, ये सिर्फ ब्लड सेल्स बनाएंगे, वो ब्लड सेल्स कोई भी हो सकती है। ठीक है, और ये खुद को रिन्यू भी कर रही थी। ठीक है, तो ये मल्टीपोटेंट सेल हो गई। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो ये टोटीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट है, ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज तक रहती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज तक रहती है, और जो मल्टीपोटेंट है ये हमारी अडल्ट स्टेज तक रहती है। ठीक है, अडल्ट स्टेज तक रहती है, क्योंकि ये कोई भी सेल है, चाहे टोटीपोटेंट, ये है तो स्टेम सेल, और स्टेम सेल की एक और स्पेशलिटी थी कि ये टिश्यू को रिपेयर, मतलब सेल को सेल डैमेज, अगर जो कोई भी सेल डैमेज होगी उसको रिपेयर कर सकती थी, रिपेयर सेल डैमेज, यानी कि, और जैसे जो डेड सेल्स हैं, ठीक है, उनको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, रिप्लेस। अब आपको भी पता है कि हमारी जो आरबीसीज होती है, मेरी एग्जांपल जो कॉमन एग्जांपल है, जो मोस्टली सभी लोग जानते हैं, जो हमारी आरबीसीज होती है, इनकी लाइफ साइकिल कितने दिनों की होती है, 120 डेज। ठीक है, मतलब कि जो आरबीसीज होती है 120 डेज बाद क्या होते हैं, ये खत्म हो जाती हैं। तो अभी ना ये ऐसा तो नहीं है कि 120 डेज तक ही हमारी बॉडी में आरबीसीज रहती है, उसके बाद आरबीसीज नहीं रहती हैं। वो आरबीसीज दोबारा से नई आरबीसीज आ जाती है, किसकी वजह से, इसी HSC की वजह से, क्योंकि ये क्या करती है कि बोन मैरो में अगर ये कन्वर्ट ही होती रहेंगी तो
पुरानी कोई सेल बचेगी, लेकिन ये खुद को रिन्यू करती है, तो बोन मैरो में सेल्स की कमी नहीं होती है। और आरबीसीज जो होती है, अब ये कन्वर्ट होकर अगर आरबीसी कम, जितनी आरबीसीज जो होती है वो 120 डेज के बाद जितनी खत्म होती है, उतनी ही एचएससी जो है वो न्यू आरबीसीज को बनाती है। इस तरीके से हमारी बॉडी में जो सेल्स डैमेज हो गई है या डेड हो गई है वो रिप्लेस होती रहती है न्यू सेल्स में। ऐसे ही क्या होता है कि हर 4 डेज के बाद में जो हमारे इंटेस्टाइन है उसकी जो लाइनिंग है, जिन सेल से उसकी लाइनिंग हुई है इंटेस्टाइन की, वो हर 4 डेज के बाद कंप्लीटली रिप्लेस होती रहती है। ठीक है, तो ये चीज थी जो आज कुछ मैंने आपको बताई थी। ठीक है, और हाँ इतना ही मैंने आपको आज बताया। और फिर से एक चीज और रिवाइज कर दूं, जो मैंने कहा था जाइगोट। जाइगोट जब 8 सेल स्टेज में आता है, मतलब जब इसमें क्लीवेज होता है, और जैसे फर्स्ट क्लीवेज हुआ, सेकंड क्लीवेज हुआ, है ना, इस तरह से क्लीवेज हो गया, एक 8 सेल स्टेज आती है जिसको हम क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं। तो मोरुला में जो सेल्स होती हैं, जो जितनी भी 8 सेल्स होती हैं, ये टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं और ये किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है, जब मोरुला से आगे डिवीजन होता है तो एक ब्लास्टुला वाली स्टेज आती है। ठीक है, ब्लास्टुला वाली स्टेज आती है। ब्लास्टुला वाली स्टेज में क्या होती है कि जो आउटर लेयर पर सेल्स प्रेजेंट होती है उनको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और जो अंदर साइड में सेल्स होती है उनको हम क्या कहते हैं, इनर साइड में जो सेल्स होती है इनको हम इनर मास सेल कहते हैं। ठीक है, इनर मास सेल कहते हैं। ठीक, जो इनर मास सेल्स होते हैं ये एम्ब्रियो को आगे चल के एम्ब्रियो को डेवलप करती हैं, और जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर को डेवलप करती हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। ठीक है, तो जब मॉडुलर स्टेज में टोटीपोटेंट सेल होती है, मतलब ये टोटीपोटेंट सेल ट्रोफोब्लास्ट भी बना सकते थे, इनर मास सेल भी बना सकते थे, लेकिन जब आगे डिवीजन हुआ, ब्लास्टुला की स्टेज आई, तो क्या हुआ कि जो फंक्शन है वो क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गए। अब जो ट्रोफोब्लास्ट वाली सेल्स थी ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक लेयर, प्लेसेंटा वगैरह बना सकती थी, और जो अंदर के सेल्स इनर मास सेल्स, उनका काम रिस्ट्रिक्टेड हो गया, वो सिर्फ एम्ब्रियो बना सकती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर ये नहीं बना सकती है। तो जो ये रिस्ट्रिक्टेड काम थोड़ा स्पेसिफाइड हो गया इनका, तो ये प्लूरिपोटेंट सेल है। मतलब प्लूरिपोटेंट सेल यहाँ पर अभी भी एम्ब्रियो में कोई सा भी टिश्यू डेवलप कर सकती है, लिवर टिश्यू डेवलप कर सकती है, न्यूरल टिश्यू डेवलप कर सकती है ना, कोई सा भी टिश्यू डेवलप कर सकती है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेसिफाइड हो गया। अब जब हम मल्टीपोटेंट में आते तो ये और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, और ज्यादा स्पेसिफाइड हो जाता है। मतलब कि मल्टीपोटेंट सेल्स जो होती है वो टिश्यू स्पेसिफिक होती है। अगर वो लिवर टिश्यू वाली मल्टीपोटेंट सेल है तो वो सिर्फ लिवर सेल्स बनाएंगी, वो न्यूरल टिश्यू वाली सेल्स है तो सिर्फ न्यूरल टिश्यू बनाएंगी, ब्लड टिश्यू वाली सेल्स है तो सिर्फ वो ब्लड सेल्स ही बनाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने हिमेटोपोइटिक सेल्स बताया था जो ब्लड सेल्स बनाती है, न्यूरल स्टेम सेल्स बताया था जो क्या बनाती है, सॉरी, जो न्यूरॉन्स वगैरह नर्व सेल्स बनाती हैं। ठीक है, तो आज हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इतनी चीजें कवर की हैं। ठीक है, तो एक बार आप देख लें, स्टेम सेल्स पढ़ा था हमने, पोटेंसी पढ़ा था, पोटेंसी में हमने टोटीपोटेंट सेल्स के बारे में पढ़ा था, प्लूरिपोटेंट सेल के बारे में पढ़ा था, मल्टीपोटेंट सेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इनको हमने देखा था कि समझा था कैसे होती। होप सो आपका जो कंसेप्ट है वो अब इसमें क्लियर हो गया होगा इन टर्मिनोलॉजीज को देख के, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आगे भी ये इनका रिपीटेड यूज होता रहेगा। जितना जितना हम आगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आगे चीजों को और जानेंगे, ये सब चीजें वहां पर, ये सारे टर्म्स जो है वहां पर आएंगे। आगे चल के और कॉम्प्लिकेटेड जो कंसेप्ट हैं, ठीक है, उनमें ये सारे टर्म्स आएंगे। अगर हमें यही नहीं समझ में आएंगे तो हम वो कंसेप्ट नहीं क्लियर कर पाएंगे। इसलिए इन टर्म्स को आप यहीं पे समझ लें और लर्न कर लें। ठीक है, और अगर आपके पास जो भी आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं, ठीक है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन वाली बुक्स है, एमसीक्यूज बुक्स है, तो आप इन सारे टर्म्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको जरूर सॉल्व करें, क्योंकि इन्हीं टर्म्स से ही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। हमें तो लगता है कि बहुत इजी टर्म्स है, इसमें कोई खास चीज नहीं है, लेकिन इन्हीं टर्म से जो होता है, इन्हीं टर्म से जो है वो काफी ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो इन टर्म्स का हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के आज के लेक्चर में बस इतना ही,
और नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल्फ कमिटमेंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है, और स्पेसिफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। और अगर कोई डाउट्स और प्रॉब्लम है तो आप हमारी मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और इसके अलावा कुछ बच्चे जो थे जिनका कहना था कि वो दूसरे सब्जेक्ट्स यानी कि बॉटनी वगैरह के लेक्चर्स भी वो देखना चाहते हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि आप अपना सिलेबस जो है, यानी कि आप जिस सेमेस्टर में हैं, ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, उसका जो सिलेबस है वो आप हमारी मेल आईडी पे भेजें, ताकि हम आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराएं, जिससे कि आपका जो टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, आप स्पेसिफिक लेक्चर्स देख पाए जो आपको यूजफुल हो, क्योंकि अब सबके एग्जाम्स आ रहे हैं, नेक्स्ट मंथ से ही जो है सेमेस्टर एग्जाम्स है। तो मैं उन्हें यही कहूंगी कि आप अपना सिलेबस, और अगर कोई स्पेसिफिक कंसेप्ट आपको समझना है, चाहे वो बॉटनी से रिलेटेड हो, चाहे वो जूलॉजी से रिलेटेड हो, आप हमें मेल कर सकते हैं, और अगर मेल नहीं कर रहे तो आप कमेंट पे भी बता सकते हैं, ठीक है। तो देखते रहिए आरटी लाइफ साइंसेस। थैंक यू।